नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव गैनीमीट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अब तक हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत के बारे में सघनतापूर्वक अध्ययन किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपवाह तंत्र। तो हेडिंग डालिए अपवाह तंत्र। और हाँ, अगर हम लोग का प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो और पढ़ाने की शैली भी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज देखते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपवाह तंत्र। तो हेडिंग डालिए अपवाह तंत्र। देखिए अपवाह तंत्र क्या होता है। जो नदियों का भारत में बहने की जो स्थिति है उसी को कहते हैं हम लोग अपवाह तंत्र। ठीक है, तो नदियाँ जैसे हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती हैं और जो भी प्रायद्वीपीय भारत से नदियाँ निकलती हैं तो उनकी बहने की क्या स्थिति रहती है और कौन सा मार्ग वह फॉलो करती हैं, यही हम लोग अपवाह तंत्र में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेनली जो अपवाह तंत्र है इसमें हम दो तरीके से अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। पहला हो जाता है हिमालय नदी तंत्र और दूसरा हो जाता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो इसमें हम लोग सब डिवीजन करने वाले हैं। अपवाह तंत्र को मुख्यतः हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। पहला हो जाता है हिमालय नदी तंत्र और दूसरा हो जाता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हेडिंग डाल लीजिए दोनों, हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र, और ये हो जाता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मुख्यतः हम लोग हिमालय नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिमालय नदी तंत्र अगर देखा जाए तो हिमालय नदी तंत्र को मुख्यतः तीन पार्ट्स में हम लोग को पढ़ना है। जैसे हिमालय नदी तंत्र में मुख्यतः हम लोग को पढ़ना है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा हो जाता है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और तीसरा हो जाता है जो हो जाता है हम लोग को पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो मुख्यतः हिमालय नदी तंत्र मतलब क्या होता है कि हिमालय से जिन नदियों का उद्गम हुआ है उनमें से मुख्यतः हम लोग को तीन नदियां पढ़नी होती हैं, जिनमें से सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मुख्य हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु नदी तंत्र। तो मैं सब रब कर रहा हूं और मेन जो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए सिंधु नदी तंत्र। देखिए हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु नदी तंत्र। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम को आज हम लोग मुख्यतः देखने वाले हैं। और जितनी भी नदियां सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं उसको हम लोग दो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है अपने आप में। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र का जो हम लोग विस्तार है और जो भी नदियां इसमें इसकी सहायक नदियां बनती हैं, इस सब के बारे में जो चर्चा हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो सिंधु नदी है वो तिब्बत, ये पूरा रीजन जो है यह तिब्बत होता है। भारत के ऊपर जो भी रीजन आप लोग देखेंगे ऊपर का, ये होता है तिब्बत, जो कि चाइना के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो जो सिंधु नदी है वो चाइना में ही एक जगह है जिसको कहते हैं बोखारचू ग्लेशियर। तो ये जो जगह है इसका नाम हो जाता है बोखारचू ग्लेशियर, बोखारचू। देखिए अगर कहा जाए कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है तो देखिए सिंधु नदी का उद्गम बोखारचू ग्लेशियर से है। ध्यान से लिखिएगा, ये हो जाता है ग्लेशियर। अगर पर्वत पूछ ले तो कैलाश पर्वत। ठीक है,
अगर पर्वत आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी किस पर्वत से निकलती है तो कैलाश पर्वत, और अगर झील पूछ लिया जाए तो झील हो जाती है मानसरोवर झील। तो यहाँ पे लिख लीजिए मानसरोवर झील, ठीक है। तो सिंधु नदी तिब्बत के बुखारचू ग्लेशियर, कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील, कोई एक भी आप लोग के पेपर में ऑप्शन रहता है कि मानसरोवर झील से निकलती है, वो भी ऑप्शन सही हो जाता है, या कह दिया जाए कि कैलाश पर्वत से निकलती है, वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। या मुख्यतः जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल आप लोग किताबों में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बुखारचू ग्लेशियर, ठीक है। तो सिंधु नदी मुख्यतः बुखारचू ग्लेशियर से निकलती है, और बुखारचू ग्लेशियर से निकलते हुए भारत के लद्दाख जो इस समय 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा पा चुका है, तो लद्दाख के दमचौक, ये जो स्थान आप लोग देख रहे हैं, ये जो आप लोग स्थान देख रहे हैं, ये लद्दाख में पड़ता है और इसका नाम हो जाता है दमचौक। इसको लिख लीजिए दमचौक। तो लद्दाख के दमचौक से भारत में एंट्री करती है, और भारत में एंट्री करते हुए यह बूंजी में, देखिए सिंधु नदी बुखारचू ग्लेशियर से निकलती है और भारत में जो एंट्री करती है वो लद्दाख के दमचौक से भारत में एंट्री होती है इसकी। और यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर में यह इस समय अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इस समय इसका प्रवाह तंत्र हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो इस समय जो सिंधु नदी का प्रवाह तंत्र है वो पूरी तरीके से लद्दाख में है, ठीक है। तो लद्दाख के दमचौक से ये एंट्री करती है, और लद्दाख से एंट्री करते हुए यह लद्दाख में ही एक जगह है जिसका नाम हो जाता है बूंजी, ठीक है। ये जो बूंजी जगह, इसको लिख लीजिए बूंजी में यह दुनिया का सबसे गहरा नदी गार्ज बनाती है, ठीक है। मतलब दमचौक से एंट्री करती है, और दमचौक से एंट्री करते हुए यह ढलानी, ऊपर के ढलानी क्षेत्रों से जब नीचे की ओर आती है तो बूंजी के समीप यह पूरे विश्व का ये लिख लीजिएगा आप लोग, पूरे विश्व का सबसे गहरा नदी गार्ज बनाती है, जिसकी गहराई हो जाती है 5181 मीटर, ठीक है। तो सिंधु नदी बूंजी के समीप पूरे विश्व का सबसे गहरा नदी गार्ज बनाती है, और गार्ज मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। तो यहां पर गार्ज बनाते हुए यह लद्दाख के ही चिल्लास, यहां पे एक जो जगह है इसको कहते हैं चिल्लास, इसको आप लोग ऊपर लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए चिल्लास, ठीक है। तो लद्दाख के चिल्लास नामक जगह से यह भारत से बाहर हो जाती है, और यह अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में बहते हुए कराची, यहां पे हो जाता है कराची, यहां पे हो जाता है कराची, इसको लिख लीजिए कराची। तो कराची के पूर्व में यह सिंधु नदी अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कराची किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो उसका आंसर हो जाता है कराची सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इतना क्लियर हुआ। अब तक मैंने क्या आप लोगों को पढ़ाया कि सिंधु नदी बुखारचू ग्लेशियर, अगर पर्वत पूछ ले तो कैलाश पर्वत, और अगर झील पूछ ले तो मानसरोवर झील से निकलकर भारत में जो इसका एंट्री पॉइंट होता है, मतलब भारत में किस स्थान पर वो प्रवेश करती है, तो भारत में लद्दाख के दमचौक, लद्दाख में एक जगह है दमचौक, वहां से वो भारत में एंट्री करती है, और पहाड़ी ढलानों से होते हुए बूंजी के समीप यह दुनिया का सबसे गहरा नदी गार्ज बनाती है, जिसका नाम हो जाता है सिंधु नदी गार्ज, जो कि बूंजी के समीप है। और भारत में इसका जो एग्जिट पॉइंट है, मतलब भारत को छोड़कर जब वो निकलती है तो भारत को छोड़कर वो चिल्लास नामक जगह से भारत से एग्जिट हो जाती है, और कराची में यह डेल्टा बनाती है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु नदी बूंजी के समीप दुनिया का सबसे गहरा नदी गार्ज बनाती है, इतना क्लियर है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी गार्ज कौन सी नदी बनाती है, तो वो हो जाती है कोलोराडो रिवर। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, सबसे
बड़ा नदी गार्ज, ठीक है। अगर सबसे बड़ा नदी गार्ज पूछ लिया जाए तो वो हो जाती है कोलोरेडो, वो हो जाता है ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन, ठीक है। कैनियन मतलब ये होता है गड्ढा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो नदी गार्ज हो जाता है वो कोलोरेडो नदी यूएसए में ग्रैंड कैनियन के नाम से बनाती है, ठीक है। अब जो हमारा जो टॉपिक हो जाता है, देखिए अगर आप लोग देखें तो सिंधु नदी पर कोई भी नदी घाटी परियोजना नहीं है, ठीक है। लेकिन 1960 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के समय एक सिंधु नदी समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत 3 नदियां, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान को 80% दिया गया, और 3 नदियां जो कि रावी, ब्यास और सतलुज नदी का पानी 80% भारत को दिया गया। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर ले रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, ये मैं रब कर रहा हूँ, फिर मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि कौन कौन सी नदियां थी जो कि सिंधु नदी समझौते में उनका जल पर विवाद उठता है, ठीक है। सबसे पहले ये लिखिए यहां पे सिंधु नदी समझौता, सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है। देखिए सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की सहायता से, यहां पे लिख लीजिए वर्ल्ड बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और यह किस उद्देश्य से किया गया था? यह नदी जल के उद्देश्य से किया गया था, ठीक है। तो कौन कौन सी नदियां थी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आप लोग को, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। देखिए ये है सिंधु नदी, ये जो मैं आप लोग को नदी दर्शाया हूं ये है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी, ठीक। तो 1960 में क्या हुआ? 1960 में क्या हुआ? सिंधु नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, ठीक है। तो सिंधु और झेलम और वह चिनाब नदी का 80% पानी, जो 80% जल है, 80% जल है वो पाकिस्तान को दिया गया, 80% जल पाकिस्तान को दे दिया गया। इसका 20% जल भारत को दिया गया, ठीक है, 20% जल भारत को दिया गया। और जो शेष 3 नदियां थी जिनमें रावी नदी, ब्यास नदी व सतलुज नदी मुख्य हैं, ठीक है। वह सतलुज नदी का पानी जो है 80% भारत को दिया गया और 20% पाकिस्तान को दिया गया, ठीक है। तो ये जो नदी समझौता है यह इस समय भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। तो देखिए इसको याद करने की ट्रिक आपको बताता हूं। जैसे CJI आप लोग पढ़ते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान से आप लोग देखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप लोग पढ़ते हैं, क्लियर है। तो सी से हो जाएगा चिनाब, जे से हो जाएगा झेलम और आई से हो जाएगा इंडस, ठीक है। तो चिनाब, झेलम और इंडस का जो 80% पानी है, इसका जो 80% वाटर है वो किसको दिया गया था? पाकिस्तान को। तो यहां पे लिख लीजिए पाकिस्तान। और जो 20% पानी दिया गया था वो किसको दिया गया था? भारत को, ठीक है। तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप लोग को मालूम है, तो C से हो जाएगा चिनाब, J से हो जाएगा झेलम और I से हो जाएगा इंडस। तो इन 3 नदियों का पानी जो है 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया और 20% वाटर जो है इसका भारत को दिया गया। इतना क्लियर हुआ। और जो शेष 3 नदियां बचती हैं जिनमें से रावी, ब्यास, सतलुज मुख्य हैं, तो इन नदियों का 80% पानी भारत को दिया गया और 20% पानी पाकिस्तान को दिया गया। तो ये जो समझौता हुआ था 1960 में, यह वर्ल्ड बैंक, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों में कि किसकी सहायता से हुआ था, उसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से हुआ था। और 1960 में यह समझौता हुआ था
जिसके अनुसार ये परिस्थितियां, इन परिस्थितियों का उदय हुआ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां। ठीक है, मैं रब कर दे रहा हूं थोड़ा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं। देखिए, मैं सिंधु नदी की जो सहायक नदियों को पढ़ाने से पहले मैं मैप में थोड़ा समझाना चाहूंगा। ये ऐसी एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप लोग को ये मालूम रहेगा कि कौन सी नदी का प्रवाह किस राज्य में है। ठीक है, तो नदियों का प्रवाह यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी नदी किस राज्य से होकर बहती है, तो ताकि ये सब आप लोग को याद रहे और मेमोराइज करने में आसानी हो सके। ठीक है, ये था अपना बुखारचू ग्लेशियर। ठीक, देखिए मैं यहां पे एक थोड़ा सा रॉ मैप ड्रा करता हूं, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा। देखिए यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश और ये हो जाता है पंजाब। मैं एक रॉ मैप ड्रा कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो जो भी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलेगी वो पंजाब से जरूर प्रवाहित होगी। ध्यान से सुनिएगा इस स्टेटमेंट को कि जो भी, ये मैं लिख रहा हूं एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, और ये हो गया पंजाब। ठीक है, तो जो भी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलेगी वो पंजाब से जरूर प्रवाहित होगी। ठीक है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। देखिए ऊपर का ये जो भाग हो जाता है, ये जो भाग हो जाता है, ये हो जाता है जम्मू कश्मीर और ये हो जाता है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। ठीक, तो जो भी नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलेंगी वह उनका प्रवाह पंजाब में जरूर होगा, लेकिन ये इसका एक अपवाद है। उस अपवाद का नाम हो जाता है चिनाव नदी, क्योंकि चिनाव नदी जब निकलेगी हिमाचल प्रदेश से तो वह पंजाब से न प्रवाहित होकर वह सीधे जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान की ओर चली जाती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं यहां पे दो राज्य बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया पंजाब। तो जो भी नदी मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जो भी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलेगी वो पंजाब राज्य से जरूर प्रवाहित होगी, लेकिन उसका एक अपवाद है चिनाव। ठीक है, तो चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ऊपर ये राज्य हो जाता है, ये राज्य हो जाता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर ये राज्य हो जाता है। तो चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान की ओर आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो और नदियां मैं पढ़ाऊंगा जैसे रावी हो गया, ब्यास हो गया, तो वो हिमाचल प्रदेश से निकलेंगी तो पंजाब से जरूर प्रवाहित होंगी। ठीक है, तो इससे आप लोग को ये मालूम हो जाएगा कि चिनाव नदी को छोड़कर जो भी नदियां निकलेंगी उनका प्रवाह किन किन राज्यों में होगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, देखिए अब मैं जो नदियां पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम हो जाता है चिनाव नदी। तो हेडिंग डालिए चिनाव नदी। देखिए चिनाव नदी का जो उद्गम है वो दो धाराओं के रूप में होता है। देखिए यहां पे एक हो जाता है बाड़ा लाचला दर्रा, ये जो मैं दर्रा दर्शा रहा हूं इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, इसका नाम हो जाता है बाड़ा लाचला दर्रा। बाड़ा लाचला दर्रा, और बाड़ा लाचला दर्रे की स्थिति कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसको लिख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचला दर्रे से निकलकर, ध्यान से देखिएगा, बाड़ा लाचला दर्रे से निकलकर जम्मू का ऊपर है जम्मू कश्मीर, मैं मैप में नहीं शो कर रहा हूं, जैसे यहां मैं दर्शा चुका हूं, जम्मू कश्मीर से होते हुए यह सीधे पाकिस्तान की ओर इंटर करती है। और मिठान, यहां पे एक जगह मिठान कोट, इसको लिख लीजिए आप लोग, पाकिस्तान की एक जगह है जिसको कहते हैं मिठान कोट। मिठान कोट, मिठान कोट में सिंधु नदी से जाके मिल जाती है। तो चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचला दर्रे से निकलकर मिठान कोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। इतना क्लियर हुआ? और यह भारत की ओर से सिंधु नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी और एकमात्र नदी है। ठीक है,
अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत की ओर से मिलने वाली सिंधु नदी में एकमात्र नदी और सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है सिंधु नदी। ठीक है, वो हो जाती है चिनाव नदी। ठीक, अब देखिए कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो चिनाव नदी है यह मुख्यतः दो धाराओं के रूप में निकलती। मैं यहां पर एक धारा दिखा दिया हूं, लेकिन यह दो धाराओं के रूप में निकलती है। देखिए ये जो धारा है इसको कहते हैं चंद्रा, और ये जो धारा है इसको कहते हैं भागा। तो चिनाव नदी का उद्गम मुख्यतः दो धाराओं के रूप में बाड़ालाचला दर्रे से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और यह तंडी नामक जगह पर, यह है तंडी नामक जगह, इसको लिख लीजिए तंडी। तो तंडी नामक जगह पर यह जाके दोनों धाराएं मिल जाती हैं। उसके बाद इस संयुक्त धारा का नाम चिनाव नदी पड़ जाता है, और चिनाव नदी हिमाचल से निकलकर जम्मू कश्मीर से होते हुए सीधे पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। ठीक है, और मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब जो चिनाव नदी से मुख्य जो प्रश्न निकलता है कि चिनाव नदी का प्राचीनतम नाम क्या था, तो चिनाव नदी का प्राचीनतम नाम हो जाता है अस्किनी। चिनाव नदी को प्राचीन काल में अस्किनी के नाम से जाना जाता था, अस्किनी के नाम से जाना जाता था। और चिनाव नदी पर मुख्यतः 3 परियोजनाएं हैं, जिसको मैं यहां पे दर्शाना चाहूंगा। देखिए मैं थोड़ा रब कर रहा हूं, यहां पे हौच-पौच हो रहा है। ठीक है, देखिए देखिए ये दो धाराओं के रूप में बाड़ालाचला दर्रे से निकली हुई थी। अब देखिए चिनाव नदी पर मुख्यतः 3 परियोजनाएं हैं। एक हो जाती है सलाल, यहां पे मैं दर्शा रहा हूं, दूसरा हो जाता है बगलिहार, और तीसरा हो जाता है दुलहस्ती, यहां पे है। ठीक है, तो चिनाव नदी पर मुख्यतः 3 परियोजनाएं स्थित हैं। उनका क्रमशः इस प्रकार नाम है सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। ठीक है, तो इसको कहते हैं सलाल, इसका नाम हो जाता है बगलिहार। बगलिहार यहां पे हो सके आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो मैं नीचे ही लिख दे देता हूं बगलिहार। और ये जो परियोजना है इसको कहते हैं दुलहस्ती। तो जो दुलहस्ती परियोजना है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण है। ठीक है, देखिए चिनाव नदी भारत की ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक और सबसे लंबी नदी हो जाती है, जो कि सिंधु नदी में मिठानकोट के पास मिलती है। ठीक है, और मैं कुछ चीजें सिंधु नदी में स्किप कर गया था, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, जो कि आप लोगों से पूछी जाती है। जैसे जो सिंधु नदी के जो टोटल लंबाई, ये जो सिंधु नदी में दर्शाया था, ये जो सिंधु नदी दर्शाया था, तो सिंधु नदी की जो टोटल लंबाई हो जाती है वो हो जाती है, कुल लंबाई जो हो जाती है सिंधु नदी की वो हो जाती है 2880 किलोमीटर। और जो भारत में यहां से लेकर, सिंधु नदी के बारे में बात कर रहा हूं, जो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है भारत में, उसकी कुल लंबाई हो जाती है, भारत में जो लंबाई हो जाती है सिंधु नदी की वो हो जाती है 1114 किलोमीटर। ठीक है, तो यह भी कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 2880 किलोमीटर, जो कि पूरा चाइना से लेकर पाकिस्तान तक है। और भारत में इसकी कुल लंबाई हो जाती है 1114 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया सिंधु नदी और चिनाव नदी के बारे में। तो चिनाव नदी के बारे में मुख्यतः हम लोग को ये पढ़ना है कि चिनाव नदी बाड़ालाचला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, वहां से निकलते हुए कश्मीर में एंटर करके वह पाकिस्तान के मिठानकोट नामक जगह पर सिंधु नदी में आके मिल जाती है। चिनाव नदी की बात हो रही है। और चिनाव नदी मुख्यतः 2 धाराओं के रूप में निकलती है। ये जो हो जाती है इसको कहते हैं चंद्रा और इसको कहते हैं भागा। ये दोनों धाराएं हिमाचल प्रदेश में तंडी नामक जगह पर मिलती हैं, जिसके बाद इनका नाम चिनाव पड़ जाता है। ठीक है, चिनाव नदी शुरुआत में 2 धाराओं के रूप में निकलती है। ये हो जाता है चंद्रा और ये हो जाता है भागा। यहाँ पे ये तंडी नामक जगह पे हिमाचल प्रदेश में मिल जाती है, जिसके बाद इसका नाम चिनाव पड़ता है। और चिनाव नदी पर मुख्यतः 3 परियोजनाएं हैं, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। और दुलहस्ती जो है ये भारत
और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण है, ठीक है। और चिनाब नदी का जो पुराना नाम था उसको हम लोग कहते थे अस्किनी, ठीक है। तो अब फिर से मैं इसका एक मैप ड्रा करने जा रहा हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे झेलम नदी के बारे में, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं। देखिए, जो ये चिनाब नदी थी ये तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कहां से निकलती है और कहां जाती है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं झेलम नदी के बारे में, ठीक है। मैं थोड़ा मैप ड्रा कर देता हूं फिर से। देखिए, मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो यहां पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि ये है सिंधु नदी, यहां से निकली थी मान लीजिए चिनाब नदी जो मिठानकोट में मिल गई, और जो झेलम नदी है ध्यान से सुनिएगा आप, यह जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। तो ये जो है झेलम नदी है और ये जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलकर यह चिनाब नदी में आके मिल जाती है। और चिनाब नदी में ये दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए, ये तो है चिनाब नदी, ये है सिंधु नदी, और ये हो जाती है जो ये वाली नदी है इसको कहते हैं झेलम नदी। झेलम नदी, झेलम नदी यहां शेषनाग झील है, ठीक है। इसको लिख लीजिए शेषनाग। ये कहां अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये भी लिख लीजिए JNK। तो जम्मू कश्मीर के शेषनाग से निकलकर झेलम नदी, यहां पर एक जगह है जिसको कहते हैं झुंग। पाकिस्तान में एक जगह है जिसको कहते हैं झुंग। तो झुंग में चिनाब नदी में ये आके समाहित हो जाती है, ठीक है। तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलकर झुंग में, पाकिस्तान के झुंग में चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। और अगर झेलम नदी की प्राचीन नदी का नाम, प्राचीन समय में झेलम नदी का क्या नाम होता था, इसको कहते थे प्राचीन काल में झेलम नदी को बितस्ता के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में झेलम नदी को बितस्ता के नाम से जाना जाता था। और झेलम नदी पर मुख्यतः 2 परियोजनाएं हैं, ठीक है। एक परियोजना हो जाती है तुलबुल। ये जो परियोजना मैं दिखा रहा हूं इसको कहते हैं तुलबुल परियोजना। और जो दूसरी परियोजना हो जाती है इसको कहते हैं उरी परियोजना, ठीक है। उरी परियोजना। तो झेलम नदी पर मुख्यतः 2 परियोजनाएं हैं, एक हो जाती है तुलबुल और दूसरी हो जाती है उरी परियोजना। तो देखिए, तुझे, एक मैं इसका ट्रिक बनाया हूं, जैसे तुझे, जैसे लोग कहते हैं तुझे, तो ये झे से हो जाता है झेलम। ध्यान से देखिएगा, झे से हो जाएगा झेलम, और तू से अगर आप लोग निकालें तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो तू प्लस ऊ, ठीक है। तो तू से हो जाएगा तुलबुल, तू से हो जाएगा तुलबुल, और ऊ से हो जाएगा उरी। तो अगर आप लोग को तुझे याद है तो आप लोग को यह भी याद हो जाएगा कि झेलम नदी पर कौन सी 2 परियोजनाएं हैं जो कि भारत में है। तो वो हो जाती है तुलबुल परियोजना और दूसरी हो जाती है उरी परियोजना, ठीक है। और झेलम जो नदी है इस पर मुख्यतः आप लोग को 2 ही परियोजनाएं भारत में पढ़नी है। और झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है इसके बारे में मैं आप लोग को बता ही चुका हूं कि यह जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है और यह झुंग नामक जगह पर आके चिनाब से मिल जाती है, ठीक है। अब झेलम नदी के बारे में कुछ और चीजें जो हम लोग को पढ़नी है वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, ये जो झेलम नदी है इसी के किनारे बूलर झील है। ये जो झेलम नदी बूलर झील का निर्माण करती है, कहां पे? श्रीनगर के पास, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए बूलर झील, ठीक है। तो झेलम नदी बूलर झील का निर्माण करती है जो कि एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक मतलब गोखुर झील। देखिए, गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कोई भी नदी मिएंडरिंग करती, मतलब मिएंडरिंग का मतलब क्या होता है
कि वो चक्करदार पथ को फॉलो करती है। अगर कोई नदी इस तरह से बह रही है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बाद में जब इसका प्रवाह तेज होता है तो ये कुछ इस तरह से आके ऐसे बहने लगेगी, फिर यह जाके ये वाला पॉइंट इसमें जाके टच हो जाता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इसमें टच होता है और कुछ देर बाद यह नदी ऐसे प्रवाहित होने लगेगी, मतलब सीधी प्रवाहित होने लगेगी, और जो यह जल क्षेत्र जो बन जाता है यह इससे अलग हो जाता है। तो ये जब जल क्षेत्र इससे अलग हो जाता है तो इसी को कहते हैं आक्सबो लेक, इसी को कहते हैं आक्सबो लेक या गोखुर झील, हिंदी में इसको कहते हैं गोखुर झील। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वुलर झील ये जो वुलर झील है यह किस प्रकार की झील का उदाहरण है, तो वुलर झील हो जाती है, यह एक तरह के आक्सबो लेक का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। और झेलम नदी के किनारे ही एक स्थान है जिसको हम लोग कहते हैं श्रीनगर। यहाँ पे एक स्थान है जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए श्रीनगर। तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे अवस्थित है और श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी, ठीक है। तो सम्राट अशोक ने मुख्यतः दो नगर को बसाया था, एक नेपाल में, यहाँ पे नेपाल में ललितपुर को, यहाँ पे लिख लीजिए ललितपुर। तो अशोक ने मुख्यतः दो नगर को बसाया था, नेपाल में ललितपुर को और श्रीनगर को जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। तो श्रीनगर को झेलम नदी के किनारे अशोक ने बसाया था और ललितपुर को नेपाल में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सिंधु नदी के बारे में, चिनाव नदी के बारे में और झेलम नदी के बारे में। देखिए मैं संक्षेप में इसको एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखिए ये जो अपना सिंधु नदी है वह कैलाश मानसरोवर से निकल के लद्दाख में एक जगह था जिसको मैंने बताया था आप लोगों को कि लद्दाख में दमचौक से एंट्री करती है और लद्दाख के ही चिल्लास नामक जगह से एग्जिट होते हुए कराची के समीप डेल्टा बनाती है और सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर हो जाती है। और भारत में इसकी लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई देखेंगे वो हो जाती है 1114 किलोमीटर। और सिंधु नदी दुनिया का सबसे गहरा नदी गार्ज बनाती है जिसकी गहराई हो जाती है 5181 मीटर। और सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तो मैं आप लोग को बता ही चुका हूं। और सिंधु नदी के किनारे भारत में कोई परियोजना ऐसा सच नहीं है, लेकिन जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं उस पर बहुत सारी परियोजनाएं हैं। जैसे चिनाव नदी पर अगर आप लोग देखें तो सलाल, बगलिहार और दुलस्ती परियोजना। और झेलम नदी के अगर किनारे देखें जो कि झेलम नदी ये चिनाव की सहायक नदी है, ठीक है। और ये चिनाव जाके सिंधु नदी में मिठान कोट के पास मिल जाती है और भारत की ओर से एकमात्र सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाव नदी हो जाती है, ठीक है। अगर झेलम नदी पर परियोजनाओं की बात करें तो झेलम नदी पर मैं बताया ही था तुझे से हो जाता है, झे से हो जाएगा झेलम, तू से हो जाएगा तुलबुल और ऊ से हो जाएगा उरी। मतलब झेलम नदी पर मुख्यतः दो परियोजना है, तुलबुल और उरी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आज का हम लोग का लेक्चर था। अगर हम लोग का लेक्चर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जो भी कमियां पढ़ाने में हो रही हैं उसको आप लोग जरूर कमेंट में करिए और लेक्चर को पूरा देखा करिए ताकि आप लोग को समग्र जानकारी मिल सके। ये नहीं कि लेक्चर को आप लोग बीच में 1-2 मिनट देखते हैं फिर नहीं देखते हैं। तो लेक्चर को आप लोग पूरा देखा करिए ताकि आप लोग को समग्र जानकारियां मिल सके और जो भी त्रुटियां हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिए। जय हिंद, जय भारत।